everyone, in this video we will cover cell cycle से related सारी चीज़ें. So let's get started. Okay. तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि सेल साइकिल में फेज़ कितनी होती है. हम पढ़ते हैं G1 फेज़ होती है, मतलब हमारी बॉडी के जितनी भी सेल्स हैं सारी तो नहीं डिवाइड होती, कुछ सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमारी जो सेल डिवाइड हो रही हैं उनके अंदर कितनी फेज़ होती हैं. ठीक है, एक तो G1 फेज़ होती है. G1 फेज़ जो होती है ना वो 11 घंटे की होती है एक सेल के अंदर. ठीक है, फिर वो सेल एस फेज़ में जाती है. मतलब ये ना एक तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि एक सेल है जो डिवाइड होते होते दो, मतलब डिवीजन हो जाता है उसका, उस टाइम वो कौन से फेजेस से गुजर रही होती है. जैसे लाइफ में हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं ना, ऐसे ही सेल जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, तब वो जो है डिवाइड होती है. तो ये सेल साइकिल होती है. जैसे G1 फेज़ होता है ये 11 घंटे तक चलता है. देन एस फेज़ होता है 8 घंटे तक चलता है. देन G2 फेज़ जो होता है वो 4 घंटे तक चलता है. एंड जो माइटोटिक फेज़ होता है, एम फेज़ जो होता है वो 1 घंटे तक चलता है. 11, 8, 4, 1 इस तरीके से. ठीक है, एंड सेल इस तरीके से डिवाइड होती है. फिर माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है एंड सेल डिवीजन होता है. हर एक सेल में एक पॉइंट आता है, स्टॉप आता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या G0 फेज डिसाइडिंग पॉइंट भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर हम इसको स्टार्ट पॉइंट भी बोलते हैं. एनिमल सेल के अंदर G0 फेज हम बोलते हैं. एक और फेज होती है G0 फेज, वो फेज होती है जिसमें सेल जो है वो डिवीजन में नहीं जाती है, वो G0 फेज में ही रहती है. लेकिन G0 फेज से अगर उसको डिवीजन में जाना है तो अगर उसके पास ग्रोथ फैक्टर, मान लो सेल जो है G0 फेज में तब रहेगी अगर ग्रोथ फैक्टर या कोई भी माइटोजन या न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन काफ़ी नहीं है उसको डिवाइड करने के लिए, तब वो G0 फेज में रहती है. लेकिन जैसे ही उसके पास ग्रोथ फैक्टर आता है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो वो G0 फेज से निकल के एंटर कर लेती है किस फेज में, एस फेज में. सो G0 फेज जो होता है ना इसको हम एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट मानते हैं, यानी कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. G0 फेज डिसाइडिंग पॉइंट होता है एक तरीके का, स्टार्ट पॉइंट. ये जो आप स्टॉप देख रहे हो ना ये स्टार्ट पॉइंट होता है. जैसे उसके पास इतने सारे न्यूट्रिएंट आए, कंसंट्रेशन आई, अब उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है, अब वो एस फेज में चली जाती है. G0 फेज ये वाला पॉइंट पार करने के बाद, स्टॉप फेज या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के बाद जब सेल आ जाती है उसके बाद वो वापस से G0 फेज में नहीं जा सकती, वापस से वो बैकआउट नहीं कर सकती. इसके बाद उसको डिवाइड होना ही होना है. तो ये इस तरीके का हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं. यीस्ट में G0 फेज को स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं. कंट्रोल बाय मेटिंग फैक्टर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है. एंड ये पूरा G1, S और G2 फेज ये हमारा इंटरफेज होता है. ठीक है, अब जो ये सेल डिसाइड करता है ना कि सेल कौन से फेज में है, G1 फेज में, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि हमारी सेल अभी G1 फेज में है, हमें पता है सेल अभी S फेज में जा रही है. तो बहुत सारे ऐसे साइक्लिन और CDKs होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं. हर एक फेज का अपना एक स्पेसिफिक साइक्लिन होता है और इसके स्पेसिफिक काइनेजेस होते हैं. इनका कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो डिसाइड करते हैं कि सेल कौन से फेज में रहने वाली है. ठीक है, सो ग्रोथ फैक्टर. अब देखो पूरा ओवरऑल समझो, आप इमेजिन करो कि कोई एक सेल है जो डिवाइड होने जा रही है. G1 फेज में अगर हम बात करें, जैसे ग्रोथ फैक्टर हम देखते हैं बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं. जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RTK की हम बात करें तो ये इंड्यूस कर देता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मल्टीपल जीन. उस सेल के अंदर मल्टीपल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनने स्टार्ट हो जाते हैं उस सेल के अंदर जब वो डिवीजन में जारी होती है. ठीक है, सो ये ग्रोथ फैक्टर आता है, बाइंड करता है. तो सबसे पहले सेल के अंदर अर्ली रिस्पॉन्स जीन एक्टिवेट होते हैं. कुछ अर्ली, जैसे ही कोई सेल है, ठीक है, आप मान के चलो कि हम एक सेल ले रहे हैं. ठीक है, कोई भी आप बॉडी की सेल मान लो, हमारे पास एक बॉडी की सेल है, उसके पास जो है एक ग्रोथ फैक्टर आता है. ठीक है, वो ग्रोथ फैक्टर इससे बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से यहाँ पे. उसके बाद इसमें सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है. एंड सिग्नलिंग स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले जो जीन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अर्ली रिस्पॉन्सिव जीन जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. और अर्ली रिस्पॉन्स जीन होते हैं जैसे C-FOS हो गया, CMYC हो गया, CGen हो गया, FOS, MEC, JUN, ये सारे हमारे प्राइमरी जीन होते हैं जो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं. फिर ये प्राइमरी जीन जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं. एंड जो दूसरे जीन होते हैं डिलेड रिस्पॉन्स जीन, या जिनको हम सेकेंडरी जीन बोलते हैं ना, वो उनको क्या करते हैं,
उनको एक्टिवेट कर लेते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन। जैसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन हमारे पास होता है CDK4, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 6। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिक होते हैं हर एक सेल फेज में, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, 6 एंड डी टाइप के जो साइक्लिन होते हैं, डी साइक्लिन जो होते हैं, साइक्लिन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डी साइक्लिन जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, डिलेड रिस्पॉन्स जीन होते हैं। एंड जो हमारा E2F होता है विच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारे सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन एक्टिव होता है, अर्ली रिस्पॉन्स जीन एक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे हमारी जो मिड जीवन फेज आती है ना, मतलब जीवन फेज के मिड में कहीं पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं साइक्लिन D एंड CDK4 एंड 6। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है और इसको कौन सा साइक्लिन चाहिए, साइक्लिन D चाहिए। तो साइक्लिन D एंड CDK4 एंड 6। ऐसे ही जो लेट जीवन और एस फेज आती है, लेट जीवन और एस फेज यानी कि जब वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसको डिवीजन में जाना ही जाना है ना, तो जो लेट जीवन और एस फेज आती है उस केस में साइक्लिन हमारा E होता है एंड CDK हमारा 2 होता है। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 होता है इस केस में। ये हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो याद रखना मिड जीवन, लेट जीवन एस, देन लेट एस में एंड देन M माइटोटिक फेज में कौन सा CDK एंड साइक्लिन एक्टिवेट होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 4, 6, 2, 2, 1, ठीक है। ये हो गया हमारा मिड जीवन, देन लेट जीवन एन एस, देन लेट एस एंड देन फाइनली M में हमारे पास होते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइक्लिन हमारे पास DEAB हम याद रख लें, इस तरीके से याद रखते हैं DEAB। मिड जीवन में D हो गया, लेट जीवन और S में अगर हम देखें E हो गया, फिर लेट S में जाके A होता है एंड देन M में हमारे पास B होता है, साइक्लिन B। तो ये सारे साइक्लिन एंड CDKs अभी हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि कौन से फेज में कौन सा साइक्लिन एंड CDK एक्टिवेट होता है, ठीक है। 4, 6, 2, 2, 1 एंड DEAB, ठीक है। और ये वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम यीस्ट में देखें, देखो यीस्ट में ना हम दो इनके जो है स्पीसीज देखते हैं। एक होता है सैक्रोमाइसिस फॉर्म्बी एंड एक होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसे। तो अगर सैक्रोमाइसिस फॉर्म्बी में देखें, इसमें एक ही CDK होता है, सारी फेजेस में CDC2 होगा। एंड साइक्लिन जो है माइटोटिक फेज में साइक्लिन जो इसमें होता है पूरी साइकिल में CDC13 होता है। CDC2 एंड CDC13, 2 एंड 13 होता है, 2 CDK है एंड 13 क्या है, साइक्लिन है। फॉर्म्बी में यही होता है। अगर आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई में देखो, CDK तो इसमें भी एक ही होता है, CDC28 एक ही CDK होता है। लेकिन जो साइक्लिन होता है ना, इसमें देखो आपको कैसे याद रखना है, आपको मिड जीवन, लेट जीवन, अर्ली एस, लेट एस एंड लेट M ये लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद CLB सब में कॉमन रखना है, CLB 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन अगेन 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट रखना है। इस तरीके से आप साइक्लिन याद रख सकते हो कि कौन कौन से फेज में कौन सा साइक्लिन होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई में, ठीक है। तो ये हर एक फेज में अलग अलग साइक्लिन होते हैं। CLB कॉमन रखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 1, 2, 3। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं मिड जीवन, लेट जीवन, अर्लीएस्ट, लेट एस एंड लेट M में साइक्लिन एंड CDK एक ही होता है, CDC28, ठीक है। अब हम जीवन फेज में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब हम एक एक फेज को ना डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि सेल इन फेजेस से गुजर के डिवाइड हो जाती है, लेकिन अब उन फेजेस के अंदर कौन से जीन एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके से वो काम कर रही होती है, ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो जब हम जीवन फेज की बात कर रहे हैं, सेल की सबसे पहले वाली फेज, आप ना अपने ब्रेन में ये चीज़ें इमेजिन करके चलो कि हम अभी आप अपनी बॉडी को इमेजिन कर रहे हो, जूम करके देखो अपने बॉडी के किसी ऑर्गन के एंड देन उसका आप सेल को जूम करो। अब उस सेल के अंदर वो सेल अभी कौन सी फेज में है, जीवन फेज में, ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हो। अब वो जीवन फेज में उसके ऊपर कोई ग्रोथ फैक्टर आया जिसने उसके अंदर सिग्नलिंग जो है वो एक्टिवेट कर दी है, जिससे उसके अंदर प्राइमरी जीन एक्टिवेटेड है। अभी हमने पढ़ा था सिस, फोक एंड जो जुन होता है, ये प्राइमरी जीन एक्टिवेटेड है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है जीन पे जाके बाइंड करता है प्रोमोटर पे एंड वहाँ से सेकेंडरी जीन को एक्टिवेट कराते हैं। सेकेंडरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। देन सेकेंडरी जीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, सेकेंडरी जीन जो होते हैं साइक्लिन एंड CDK, ये जितने भी सेकेंडरी जीन है सब बनने लग जाते हैं, इनका प्रोटीन बन जाता है। साइक्लिन का प्रोटीन बन जाता है, CDK प्रोटीन बन जाता है। एक तरीके से ये प्रोटीन ही तो है ना, इनका जब ट्रांसलेशन
ट्रांसक्रिप्शन हुआ जीन का तो प्रोटीन ही बनता है, जीन से प्रोटीन ही तो बनता है, जीन के mRNA बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा। तो सेकेंडरी जीन जैसे ही अपने प्रोटीन बनाए, इन्होंने ट्रांसलेशन किया, जैसे साइक्लिन बन गया एंड सीडीके बन गया। अब ये एक साइक्लिन है एंड ये सीडीके है, ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको जरूरत होती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, इसको साइक्लिन की जरूरत होती है। तो साइक्लिन एंड सीडीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये जो साइक्लिन एंड सीडीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या करता है ना, ये जो हमारा E2F होता है ना, E2F और आरबी रेटिनोब्लास्टोमा का प्रोटीन होता है एंड ये E2F होता है, ये दोनों जो है ना एक तरीके से बाइंड हुए रहते हैं, आरबी और E2F। तो साइक्लिन और सीडीके का जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आरबी को फोस्फोराइलेट कर देता है एंड जैसे ये आरबी फोस्फोराइलेट होगा, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। देखो आरबी क्या है ना, अभी डिवीजन को रोक के रखे हुए है। जैसे ही साइक्लिन सीडीके का कॉम्प्लेक्स बना G1 फेज में, आरबी क्या हुआ, फोस्फोराइलेट हुआ। आरबी के फोस्फोराइलेट होते ही E2F फ्री हो गया एंड E2F जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, तो ये फ्री हो गया E2F। और जैसे ही E2F फ्री होगा, ये अभी हमारे सेकेंडरी जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही और ये सारा G1 फेज में हो रहा है, ये याद रख के चलो। E2F जैसे ही फ्री होगा, ये E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। ये भी बाइंड हो जाएगा जीन पे एंड फिर ये क्या करता है, ट्रिगर द जीन एक्सप्रेशन एंड सेल साइकिल को एडवांस कर देता है। अब हमारी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जैसे ही E2F फ्री फॉर्म में आता है। E2F इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। आरबी एक तरीके से सेल साइकिल को रोक के रखता है ये, ठीक है। सो हर एक फेज में अपना अपना सीडीके होता है। रेगुलेशन अगर हम देखें, ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है ना, इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो ये साइक्लिन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, साइक्लिन बाइंड करेगा तो ये एक्टिव रहेगा वरना ये इनएक्टिव रहेगा, इस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है हम इसका फोस्फोराइलेशन डीफोस्फोराइलेशन कर सकते हैं सीडीके का, कहीं पे इसके स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो भी हम इसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। या बहुत सारे सीडीके इनहिबिटर्स भी अवेलेबल होते हैं जिससे हम सीडीके को बंद कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे बहुत सारे तरीकों से रेगुलेट कर सकते हैं। अब देखो साइक्लिन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये सिंथेसाइज्ड होता है एंड डिग्रेड हो जाता है। तो साइक्लिन का सिंथेसाइज भी होता है। साइक्लिन का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, सेल साइकिल के फेजेस में साइक्लिन बनता है, जैसे G1 फेज का साइक्लिन बना फिर डिग्रेड हो गया, फिर G2 फेज का साइक्लिन जो है वो बनेगा, डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि साइक्लिन नहीं होगा तो सीडीके भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से सीडीके को जब काम करना होता है तो साइक्लिन बनता है, फिर साइक्लिन डिग्रेड हो जाता है जब हमें उसका काम नहीं होता। तो साइक्लिन जो होता है ना, ये सिंथेसाइज होता है एंड डिग्रेड होता है। जैसे G1 का साइक्लिन कौन डिग्रेड करता है, एक SCF होता है विच इज अ यूबिक्विटिन लाइगेज, ठीक है। और जो M फेज का साइक्लिन होता है, M फेज का जो साइक्लिन होता है उसको कौन डिग्रेड करता है, APC डिग्रेड करता है, ठीक है। वो हम देखेंगे डिटेल में। अभी हम G1 फेज के साइक्लिन की बात करें, वो कहाँ डिग्रेड हो जाता है, SCF यूबिक्विटिन लाइगेज इसको डिग्रेड कर देता है। सो G1 फेज में समझ में आए ये सब कैसे हो रहा है। E2F हमारा फ्री हो चुका है G1 फेज में, ठीक है। अभी भी हम G1 फेज में ही है। अब देखो E2F फ्री हो गया। अब E2F क्या करता है ना, ये बहुत सारे जो S फेज की मॉलिक्यूलर मशीनरी के एंजाइम होते हैं ना, वो बनाना स्टार्ट कर देता है। S फेज के जो मॉलिक्यूलर मशीनरी के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो ये बनाना स्टार्ट कर देगा E2F, ठीक है। S फेज कॉम्प्लेक्स जो है वो बनने लग जाएगा। S फेज का कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, S फेज में हमको साइक्लिन A चाहिए होता है एंड CDK2 चाहिए होता है, ये बनने लग जाता है। साइक्लिन A बन जाता है, CDK2 बन जाता है, इसका कॉम्प्लेक्स बना रहता है, बट इससे ये SIK विच इज अ इनहिबिटर इससे अटैच रहता है, SIK इससे अटैच रहता है, ठीक है। और साइक्लिन E भी बना देता है जो G1 के लेट फेज में चाहिए होता है, साइक्लिन E, ठीक है। अब जो लेट G1 फेज होती है ना, लेट G1 फेज में देखो, और देखो ये G1 फेज में हमारा पूरा जो होता है ना प्रोटियोज, मतलब G1 फेज में हमारा पूरा ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स भी बन जा रहा है। G1 फेज में क्या क्या हो रहा है ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक तो E2F फैक्टर ने S फेज जो मॉलिक्यूलर मशीनरी एंजाइम है वो बना दिए हैं। ORC तो ऑलरेडी बाइंड रहता है, ठीक है। अगर हम देखें ORC बाइंड रहता है इससे,
उसके बाद ये टीलोफेज से ही ऐड हुआ रहता है ओआरसी। जब हमारा सेल डिवाइड होती है ना, उससे पहले न्यूक्लियस जो होता है पूरा डिग्रेड हो जाता है ना, जो मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज आती है, फिर वापस से न्यूक्लियस बनता है। तो उस टाइम पे ये ओआरसी जो है अंदर चला जाता है न्यूक्लियस के, एंड ये हमारे जो जीन होते हैं ना वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है ओआरसी। क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, इसका जो साइज होता है वो बाद में ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से हम इसको अंदर नहीं घुसा सकते न्यूक्लियस में, तो ये पहले से ही प्रेजेंट रहता है टीलोफेज से। तो ओआरसी आपको बाइंड मिलेगा ऑलरेडी। उसके बाद CDT1 एंड CDC6 आता है। CDC6 बाइंड करेगा, है ना, और CDT1 और MCM का कॉम्प्लेक्स आता है, 2 MCM ऐसे बाइंड हो जाएंगे, CDT1 बाइंड हो जाएगा ORC। ये मैं बता चुकी हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, तो कैसे हमारा प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इन डिटेल्ड पूरा बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये भी G1 फेज में ही हो जाता है, ये जो हमारा प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो, अब हम G1 फेज, आप इमेजिन कर रहे हो अभी G1 फेज में सेल के अंदर क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले तो प्राइमरी जीन आए। प्राइमरी जीन ने क्या किया, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करके सेकेंडरी जीन को बनाया। सेकेंडरी जीन थे जैसे जो G1 फेज के साइक्लिन एंड CD के हैं वो आए। G1 फेज में कौन सा होता है, साइक्लिन D होता है, एंड जो CD के होता है वो 4 या 6 होता है। तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो RB को फॉस्फोराइलेट करता है, E2F फ्री हो जाता है। E2F फ्री होते ही S फेज के मॉलिक्यूलर मशीनरी के एंजाइम बनाने लगता है, और S फेज का साइक्लिन CDK का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बट वो 6 से अटैच होता है जो कि इनहिबिटर होता है। प्लस जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो भी बन जाता है, लेकिन वो अभी यहाँ पे इनएक्टिव होता है। अब जब लेट G1 में आता है, ठीक है, लेट G1 में आया साइक्लिन A एंड CDK6 इनहिबिटर। लेट G1 में मैंने बताया था कौन सा CDK होता है, CDK होता है हमारा 2 एंड साइक्लिन होता है हमारा E। सो लेट G1 में CDK2 और साइक्लिन E का कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड ये क्या करता है ना, इस सिक को, ये जो S फेज के कॉम्प्लेक्स का जो सिक बना हुआ है, इसको जो सिक अटैच्ड है, इसको क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देता है सिक को, जो लेट G1 का साइक्लिन CDK का कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये यहाँ से सिक फॉस्फोराइलेट हुआ, ये रिमूव हो जाएगा एंड सेल जो है वो S फेज में एंटर कर जाएगी, क्योंकि साइक्लिन A एंड CDK2 अब एक्टिव हो गया है, एंड S फेज का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होना चाहिए साइक्लिन और CDK का, वो यही होता है, साइक्लिन A एंड CDK2। तो G1 और S फेज में अब हमने देखा हमारे पास एनर्जी स्टेटस भी ज़्यादा है, सिक भी फॉस्फोराइलेट हो चुका है, माइटोजन भी है, ग्रोथ फैक्टर भी है। अब वो उस फेज को पार कर लेते हैं, G0 फेज जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड अब जो है सेल बैकआउट नहीं कर सकती, अब सेल को डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। तो अब वो किस में आ जाते हैं, S फेज में आ जाते हैं। S फेज में आते ही साइक्लिन और CDK हमारा एक्टिव हो गया, इसके एक्टिव होते ही जो है S फेज आ जाती है। S फेज क्या करता है, इन सबको फॉस्फोराइलेट करता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को, एंड हमारा प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा, एंड हमारी DNA रेप्लिकेशन का जो भी प्रोसेस होता है DNA रेप्लिकेशन का, वो जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन में पूरा हेलिकेज आके बाइंड करता है ना, और फिर सिंगल प्रोटीन बाइंडिंग आता है ना, और उसके बाद हेलिकेज क्या करता है, उसको जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्लीव करता चला जाता है। फिर प्राइमर आता है, RNA प्राइमर, एंड हमारे DNTPs ऐड होते रहते हैं। तो वो पूरा डिटेल्ड वर्जन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर कर चुके हैं। तो अब S फेज में हमारा DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, साइक्लिन A एंड CDK का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, S फेज में। अब और क्या क्या होता है S फेज में, ये बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है। ये पूरा हमने G1 फेज में पढ़ लिया कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो S फेज में क्या क्या होता है, पूरा आपको इमेजिन करते हुए चलना है, ठीक है। S फेज की अगर हम बात करें, S फेज में हमारा जेनेटिक कंटेंट डबल हो जाता है, ये हमें पता है। देखो ये दोनों एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हम सेंट्रोमियर से डिफाइन करते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये सेंट्रोमियर है, इसके पास भी एक सेंट्रोमियर है, इसके पास भी एक सेंट्रोमियर है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम। इसमें हमने जो ये दूसरा पार्ट है, ये सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि DNA कंटेंट डबल हो जाता है रेप्लिकेशन में, बस हम उसको दिखा रहे हैं। सो जेनेटिक कंटेंट डबल हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये हमने देखा कि क्रोमोसोम का नंबर सेम ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, बट DNA का जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है। फिर जो हमारा सेंट्रियोल है वो भी डिवाइड होता है, ठीक है। सेंट्रियोल पता होगा, सेंट्रियोल जहाँ से हमारा
माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर होते हैं, क्योंकि सेंट्रोजोम भी हमारे डिवाइड हो जाते हैं एस फेज में, तो सेंट्रियोल भी डबल होता है, उसके अंदर सेंट्रियोल होता है सेंट्रोजोम के अंदर। फिर हमारा जो एस फेज होता है कैन बी इजीली स्टडीड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन। हाँ, एस फेज को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन कितना हुआ है बाय यूजिंग रेडियो लेबल्ड फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएनटीपीज ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये कुछ एसएमसी प्रोटीन होते हैं, इनके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है एसएमसी प्रोटीन, बट इसमें आपको जितना जानना है उतना है इसमें। ठीक है, एसएमसी प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो एस फेज में ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स बने हैं ना, ये एसएमसी प्रोटीन इनको ऐसे पैक करके रखते हैं। और जो कोहेसिन होता है एक प्रोटीन, वो एक ग्लू की तरह काम करता है, इन दोनों को चिपका के रखता है कोहेसिन। मतलब अब ये दोनों ऐसे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। एसएमसी प्रोटीन बाइंड कर जाएगा, इन कोहेसिन जो है वो इनको ग्लू की तरह चिपका के रखेगा। अब न्यू डीएनए जो है वो कनेक्टेड होता है, पूरी लेंथ से ऐसे कनेक्टेड होता है, कोहेसिन एक ग्लू की तरह चिपका के रखता है। ये पूरा एसएमसी प्रोटीन होता है, इसका स्ट्रक्चर SMC1 हो गया, SMC3 हो गया प्रोटीन, एंड इसके बीच में ये SCC3 होता है। एंड SMC1 एंड SMC3 जो होते हैं, SMC1 एंड SMC3 ये दोनों डाइमर होते हैं, एंड SCC3 एंड SCC1 जो होते हैं ये लिंकर होते हैं। 3 and 1 आर द लिंकर, 1 and 3 आर द डाइमर, SMC1 and 3। सो ये कनेक्ट करते हैं हमारे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं दो क्रोमोसोम के, जो कि किसके मिलके बने हुए होते हैं, SMC स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मान लो ये एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स को ये कनेक्ट करके रखते हैं, तो इस तरीके से इनके बीच में कनेक्शन होता है, तो पूरा इस तरीके से पूरा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड वो डबल हो जाता है। सो एसएमसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम है इसको बना के रखता है, कोहेसिन इसको ग्लू की तरह चिपका के रखता है। ठीक है, आगे ये कैसे और ज्यादा कंडेंस होते हैं वो देखते हैं। तो ये एस फेज में हो रहा है, और एस फेज में कौन से साइक्लिन एंड सीडी के एक्टिवेट है, साइक्लिन कौन सा है, ए है, DEA है ना, और जो CDK है वो कौन सा है, 4621, CDK 2 है एंड साइक्लिन A है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज जो होता है इसके अंदर फोस्फोराइलेशन भी होता है एंड डीफोस्फोराइलेशन होता है। अब जो हमारा G2 फेज है वो कब आता है, लेट एस में हमने देखा जो हमारा एक्टिवेट हो जाता है लेट एस में साइक्लिन एंड CDK, वो कौन सा होता है, दैट इज 1 होता है 4221, एंड एक हमारा कौन सा होता है CDK 1 एंड साइक्लिन B, दैट इज DEAB। सो ये हमारा जो लेट G1 फेज में जो एक्टिव होता है दैट इज 1 एंड साइक्लिन B। बेसिकली G2 फेज में ये एक्टिव हो जाता है, लेट एस बोल सकते हो, या G2 फेज का स्टार्टिंग जो होता है जब ये साइक्लिन B एंड CDK 1 का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इससे ये दो प्रोटीन अटैच होते हैं। ये हम G2 फेज की बात कर रहे हैं, इससे ये एक तो थ्रियोनिन 161 विच इज द एक्टिवेटिंग पोजीशन होती है CDK 1 पे, ये पोजीशन होती है CDK 1 की। ठीक है, थ्रियोनिन 161 एक्टिवेटिंग पोजीशन होती है, एंड टायरोसिन 15 ये एक इनहिबिटरी पोजीशन होती है। सो ये अभी इसको हम एक बोलते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, इस कॉम्प्लेक्स को हम मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि अब ये आगे चल के मेटाफेज को प्रोमोट करेगा। तो ये जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है अभी ये इनएक्टिव है। सबसे पहले ये फोस्फोराइलेट होता है, V1 आता है, एंड वो फोस्फोराइलेट कर देगा किसको, टायरोसिन को, जो कि इनहिबिटरी पोजीशन थी। टायरोसिन को फोस्फोराइलेट कर दिया, ये अभी भी क्या है, इनएक्टिव है। उसके बाद क्या आता है, टायरोसिन फोस्फोराइलेट हो गया, लेकिन अभी भी ये क्या है, MTF इनएक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक CDK एक्टिवेटिंग काइनेज आता है CAK, जो कि किसका मिलके बना हुआ होता है, CDC H होता है इसके पास, एंड CDK 7 होता है, H एंड 7। साइक्लिन कौन सा होता है, H होता है एंड CDK 7 होता है। तो ये क्या करता है, ये थ्रियोनिन वाली जो पोजीशन होती है 161 जो कि एक्टिवेटिंग पोजीशन है, ये उसको भी फोस्फोराइलेट कर देगा, लेकिन ये अभी भी इनएक्टिव है।
ठीक है। अभी दोनों फोस्फोराइलेटेड है, लेकिन ये अभी भी इनएक्टिव है, क्योंकि एक्टिव होने के लिए इनहिबिटरी वाला हमको बंद चाहिए। तो V1 ने टायरोसिन को फोस्फोराइलेट करा, एंड जो कैक आया एडीके एक्टिवेटिंग एंजाइम, उसने थ्रियोनिन को फोस्फोराइलेट करा। अब जो लेट G2 फेज में, ये स्टार्टिंग के G2 फेज में हो गया। अब देखो जो लेट G2 फेज में जो एंजाइम आता है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेट G2 फेज में एंजाइम आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं CDC25 फॉस्फेटेज, ये जो होता है ना CDC25 फॉस्फेटेज, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ये क्या करता है, इस टायरोसिन को डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, क्योंकि ये फॉस्फेटेज है, काइनेज फॉस्फोराइलेशन करता है। ये फॉस्फेटेज है, फॉस्फेट को रिमूव करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है टायरोसिन की, एंड हमारा MPF एक्टिव हो जाता है लेट G2 फेज में। तो कौन एक्टिवेट कर रहा है लास्ट में आके, CDC25। अब देखो आप एक चीज सोचो, अगर कोई सेल है जिसके अंदर CDC25 कम है, CDC25 उसके पास नहीं है सेल के पास, एंड V1 ज़्यादा है। अगर V1 ज़्यादा है तो V1 जो है वो तो इसको इनएक्टिव करके रखेगा ना, और CDC45 नहीं है तो वो आगे नहीं जा पाएगा, M फेज में नहीं जा पाएगा, तो सेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा। सो G2 जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होगा, M फेज में नहीं जा पाएगा, क्योंकि CDC25 है ही नहीं। ऐसे ही V1 अगर कम है और CDC25 है, तो वो इतनी जल्दी डिवाइड हो जाएगी सेल, यानी कि स्मॉल सेल होगी, क्योंकि सेल डायरेक्टली M फेज में चली जाएगी। हैज़ नो डिवाइड मतलब G2 फेज में प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हो पाई, तो वो इतनी जल्दी डिवीजन में चल जाएंगी, क्योंकि CDC45 ज़्यादा है, तो वो जल्दी डिवाइड हो जाएंगी, M फेज में चल जाएंगी, तो सेल का साइज छोटा होगा, उसे रहने का मौका ही नहीं मिला G2 फेज में, है ना। तो ये चीज़ें समझनी है आपको, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो ये था हमारा G2 फेज के बारे में। अब हमारी सेल आ चुकी है M फेज में, ठीक है। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। ये जैसे यीस्ट होता है ना, यीस्ट सैक्रोमाइसिस, हम फॉर्मबी की बात कर रहे हैं। जो CDC2 होता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट होता है CDC2 का। तो आपको CDC2 से कनेक्ट करना है यीस्ट से। अगर CDC2 है, CDC2 अगर वाइल्ड टाइप है तो सेल नॉर्मली डिवाइड हो रही है। अगर वो CDC2 रिसेसिव है तो एलोंगेटेड सेल होगी। इसको CDC2 को आप CDC25 की तरह लो, क्योंकि CDC25 अगर नहीं होगा तो सेल एलोंगेटेड होगी। एंड CDC, अगर इसमें बोला कि CDC2 रिसेसिव है, इसमें बोला कि CDC2 डोमिनेंट है, CDC2 ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो सेल का साइज स्मॉल होगा ना, वो जल्दी से M फेज में एंट्री कर जाएगी। तो CDC2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने M फेज पे। भाई काफ़ी देर बाद आए, हमने G1 कवर कर लिया, S फेज कवर कर लिया, G2 फेज कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं M फेज में। M फेज में हमें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेज हमें पढ़नी होती है, ठीक है। प्रो फेज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा MPF अभी एक्टिव है, क्योंकि G2 के लास्ट फेज में ही हमारा MPF एक्टिव हुआ है। अब अगर हमारा MPF एक्टिव है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको पता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, एंड न्यूक्लियस की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, वो लैमिन प्रोटीन होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक लैमिन प्रोटीन होता है। वो लैमिन प्रोटीन जो होता है ना, A, B एंड C टाइप का होता है लैमिन प्रोटीन, जो उसको एक स्ट्रक्चर दे रहा है न्यूक्लियस को। सो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होता है, ER जो गोल्जी है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और मोर साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं, सेल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, अब पूरा सेल के अंदर सारा कंटेंट टूट गया है। और जो हमारा MPF है वो H1 प्रोटीन को फोस्फोराइलेट कर देता है प्रॉपर असेंबली के लिए, जो हिस्टोन 1 प्रोटीन होता है। MPF फोस्फोराइलेट कर देता है GM130 प्रोटीन को, एंड जैसे GM130 का
रिएक्शन होगा, ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा कोटिंग प्रोटीन के साथ, तो ER और गोल्जी भी क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंटाइज्ड हो जाएंगे। सो ये भी याद रखना है, मतलब सब चीज़ जो है वो फ्रेगमेंटाइज्ड हो रही है। एंड जो A और C लैमिन प्रोटीन है ये सेम mRNA से बनते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रोडक्ट होते हैं। जो B लैमिन प्रोटीन है ये दूसरा जीन बनाता है। और MPF एक और काम करता है, ये पोलोकाइनेज और ऑरोरा B काइनेज को जो है एक्टिव कर देता है MPF। सो M फेज में, प्रोफेज में हमारा पोलोकाइनेज एंड ऑरोरा B काइनेज एक्टिव रहता है। पोलोकाइनेज और ऑरोरा B काइनेज जैसे ही एक्टिव होगा ये किसको इनिबिट कर देगा, APC एंड CDH1 को इनिबिट कर देता है। सो पोलोकाइनेज एंड ऑरोरा B काइनेज APC CDH1 इनिबिट हो जाता है यहाँ पे। एंड पोलोकाइनेज ऑरोरा B काइनेज अभी एक्टिव है प्रोफेज में, ये सब चीज़ें प्रोफेज में चल रही हैं, ठीक है। MPF अभी एक्टिव है। और क्या होता है, देखो कोहेसिन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमने देखा था क्रोमोसोम जब सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं, कोहेसिन इनको चिपका के रखता है। एक कंडेंसिन SMC कॉम्प्लेक्स के साथ साथ एक कंडेंसिन और लग जाता है, कंडेंसिन और ज़्यादा इसको कंडेंस बना देते हैं क्रोमोसोम को। DNA का जो फ्रेगमेंटेशन चांस होता है ना वो और ज़्यादा कम हो जाता है, चांस कम हो जाता है, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, DNA बहुत ज़्यादा टाइटली कंडेंस हो जाता है। काइनेटोकोर जो होता है ना ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के यहाँ पे साइड में, ये अल्टीमेट साइट होती है असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के लिए। ये जो काइनेटोकोर होती है यहीं पे आता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, अभी हम देखेंगे। सो सेल की थिकनेस अगर आपको स्टडी करनी है ना वो हम मेटाफेज पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफेज पे हम सेल की थिकनेस को स्टडी कर सकते हैं, एनाफेज में हम सेल की शेप को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो रहा है प्रोफेज में, कंडेंसन लग गया है एंड हमारा जो क्रोमोसोम है वो और ज़्यादा कंडेंस हो गया है, तो कंडेंसन प्रोफेज में आया एंड कोहेसिन एस फेज में ही लग जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना। अब अगर हम मेटाफेज पे आ जाते हैं, प्रोफेज हमारी होगी। मेटाफेज में क्या हुआ, ये जो सेंट्रोसोम भी हमारा एस फेज में डिवाइड हुआ था, सेंट्रोसोम जो होता है वो एकदम कॉर्नर में चला जाता है सेल के दो। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है, वो ऐसे प्लेस हो जाते हैं, ऐसे सेंट्रियोल, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, सेंट्रियोल ऐसे प्लेस्ड हो गए कॉर्नर में। सेंट्रियोल में ही हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, जो कि यहाँ से नेगेटिव एंड से ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलने स्टार्ट होते हैं। बीच में हमारा क्रोमोसोम होता है, ये अलाइंड हो जाते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल और निकल रहे हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ये साइटोस्केलेटन है, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो यहाँ से ऐसे निकलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मतलब उनके ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन मिलके बनाते हैं। तो ये पूरा ऐसे निकला होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे जा रहे होते हैं निकल के, नेगेटिव एंड से निकलते हैं, प्लस एंड यहाँ पे कनेक्ट हो रहे होते हैं काइनेटोकोर पे। सो ये हमारा बीच में SMC कोहेसिन होता है, कंडेंसिन होता है एंड इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड हो रहे हैं, किससे, क्रोमोसोम से। सो ये माइटोटिक स्पिंडल हो जाता है। MPF जो होता है अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जो MPF है माइटोसिस मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, वो ही ये करा रहा है, माइटोटिक स्पिंडल बनवा रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और मोटर, हमें पता है मोटर प्रोटीन भी होते हैं, काइनिन पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट करता है एंड डाइनिन प्रोटीन नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट करता है। जो ये काइनेटोकोर होता है ना, इसके अंदर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, किसके अंदर, काइनेसिन 13 होता है, जो क्या करता है, इस प्लस एंड का डीपॉलीमराइजेशन करता है। काइनेटोकोर के अंदर जो काइनेसिन 13 एक प्रोटीन होता है, मोटा प्रोटीन, वो इस माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो ऐसे इक्वेटोरियल लाइन पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसको हम बोल रहे हैं अभी ये मेटाफेज स्टेज है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एनाफेज स्टेज पे। एनाफेज में क्या होता है ना, देखो जैसे ही मेटाफेज कंप्लीट होती है तो ऑरोरा B काइनेज और पोलोकाइनेज ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑरोरा B काइनेज और पोलोकाइनेज जैसे ही इनएक्टिव हुए, ये इनएक्टिव होते ही ऑरोरा B काइनेज पोलोकाइनेज इनएक्टिव हुए, APC और CDH1 को एक्टिव कर देते हैं, जो MPF ने इनएक्टिव किया था। APC यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है एनाफेज में, APC और CDH1 एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, साइक्लिन B को यूबिक्विटिनाइज कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। जो साइक्लिन B था हमारा, यानी कि जो G2 फेज में साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, उसको अगर डिग्रेड कर दिया तो MPF इनएक्टिव हो गया ना। तो एनाफेज में आते ही MPF इनएक्टिव हो जाता है, APC और CDH1 एक्टिव हो जाते हैं,
ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करते हैं। जो ये APC होता है ना CDH1 के साथ मिलके, तो ये साइक्लिन B को डिग्रेड कर रहा होता है, ठीक है, यूबिक्विटिनाइज कर देता है। APC CDC20 के साथ मिलके ये एक्टिव फॉर्म हो जाती है, APC एंड CDC20। ये क्या करते हैं, एक सेक्योरिन और सैप्रेज का कॉम्प्लेक्स होता है। APC जब CDC20 के साथ मिलता है तो ये क्या करता है, सिक्योरिन को डिग्रेड कर देता है। जैसे ही सिक्योरिन डिग्रेड होता है, पॉलीयूबिक्विटिनाइज्ड हो जाता है, तो ये जो सैप्रेज होता है ये फ्री हो जाता है। इस सैप्रेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैंची जैसा होता है। ये सैप्रेज क्या करता है, SMC और कोहेसिन को कट कर देता है, जिससे ये दोनों आर्म क्रोमोसोम के फ्री हो जाते हैं एंड वो ऐसे मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाते हैं, ऑपोजिट मूवमेंट टेलोफेज में आने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, सिक्योरिन सैप्रेज APC जब CDC20 के साथ मिलता है। उसके बाद टेलोफेज में ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं, फिर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है एंड सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम प्रोफेज से एनाफेज तक, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में आए। एंड ये सब का काम इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी फेज में कौन से कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होते हैं। जैसे एनाफेज में APC CDH1 एक्टिव है तो साइक्लिन B डिग्रेड हो गया। APC CDC20 के साथ और मिलके क्या करता है, सिक्योरिन को डिग्रेड कर देता है ताकि सैप्रेज इनको सेपरेट कर सके, और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं टेलोफेज में आके, और ये हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाता है, सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अभी के लिए हमने इतना पढ़ा है। हाँ, जो RB हमने देखा है ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्योंकि वो रोकता है सेल डिवीजन को। E2F सेल डिवीजन कराता है, CMYC भी सेल डिवीजन कराता है। तो ये प्रोटोऑन्को जीन हो गए, यानी कि जो सेल डिवीजन कराते हैं, जो कैंसर कॉज कर सकता है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं CD के इनहिबिटर पे। CD के इनहिबिटर जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ये CD की ये एक्टिविटी को रोक देते हैं। दे स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ CD के। दो फैमिली मोस्टली हम पढ़ते हैं, एक होता है IN4 फैमिली, एक होता है सिपकिप फैमिली। जो ये होता है आयन के 4 फैमिली जो होती है, इसको P16 फैमिली भी बोलते हैं। सो P16 फैमिली क्या करती है ना, ये CD के 4, 6 को, जो G1 फेज का CD के होता है ना, उसको इनहिबिट कर देती है। इसके अंदर P16, P15, P18, P19 ये भी आपको कहीं दिख जाए ना, P16, P15, P18 एंड P19, ये क्या कर रहे हैं, ये CD के 4 और 6 से डायरेक्टली बाइंड करते हैं। CD के 4 और 6 जो होता है ना, यानी कि G1 फेज के CD के से डायरेक्टली बाइंड करते हैं एंड फिर CD के साइक्लिन का एसोसिएशन ही नहीं हो पाता, तो इसलिए इनको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये CD के से बाइंड करते हैं, ये जो P16 फैमिली होती है। सिपकिप फैमिली क्या करते हैं, ये किसी भी साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करते हैं। इनको हम P21, P27, 57, 21, 27, 57, ये आप कहीं भी देख लो, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स से बाउंड करते हैं, साइक्लिन CDK के कॉम्प्लेक्स से। और ये क्या कर रहा था, P16 वाला, ये सिर्फ CDK से बाइंड करता है एंड उनका एसोसिएशन ही नहीं होने देता CDK और साइक्लिन का, ठीक है। तो ये था कुछ CD के इनहिबिटर के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनहिबिटर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन में, वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेक पॉइंट सेल साइकिल में, ठीक है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेक पॉइंट सेल साइकिल रेगुलेशन के। सबसे पहला चेक पॉइंट्स होता है DNA डैमेज चेक पॉइंट। ये कहीं पे भी हो सकता है, चेक पॉइंट्स जो है ये कहीं पे भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोन स्टेज इसकी इंटरफेज में होता है। एक होता है अनरेप्लिकेटेड DNA चेक पॉइंट। ये तब होता है चेक पॉइंट जब वो G2 से S फेज में एंटर करता है, व्हेन इट एंटर फ्रॉम G2 to S फेज। सो ये होता है अनरेप्लिकेटेड। और अनरेप्लिकेटेड DNA कब होगा, अनरेप्लिकेटेड DNA चेक पॉइंट जब वो एंटर करता है G2 से S फेज में, ठीक है। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है, ये M फेज में होता है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जहाँ पे सारे काइनेटोकोर जो है क्रोमोसोम के, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं। देन एक क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट होता है, प्रॉपर सीक्वेंस क्रोमोसोम का हो टेलोमियर में। अगर हम DNA डैमेज चेक पॉइंट की बात करें, देखो जैसे रेडिएशंस होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, ये डबल स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती हैं।
नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कर देगी, थायमिन डाइमर कॉज कर देगी, पायरामिडीन डाइमर कॉज कर देंगे। इनकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है। तो कुछ चेक पॉइंट्स हमारे सेल साइकिल पे होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि जो मतलब सेल साइकिल चल रही है उसमें सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना इनका काम होता है। कुछ चेक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं हमारी सेल साइकिल पे। मतलब इमेजिन करो कितना अच्छे से डिज़ाइंड है हमारी बॉडी। मतलब एक सेल कितना छोटा, हम बॉडी में एक सेल की बात कर रहे हैं, उस सेल के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं। कुछ सेंसर्स होते हैं जो डीएनए डैमेज को सेंस कर लेते हैं। जैसे डीएनए डैमेज होता है वो उसको सेंस कर लेंगे कि हाँ यहाँ से हमारा डीएनए डैमेज्ड है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर्स आते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स आएंगे, देन इफेक्टर आते हैं जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स देते हैं। पहले ट्रांसड्यूसर आए जिन्होंने सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट किया, सिग्नल चलना स्टार्ट हो जाता है सेंस के बाद। देन इफेक्टर्स आते हैं, सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मतलब मेजर चेंजेस डीएनए में अगर हम देखें तो इस तरीके से पूरा चलता है। अगर मेजर चेंजेस हम देखें, मेजर चांस जो होता है ना डीएनए डैमेज में, मेजर चांस वो इंटरफेज में होता है मोस्टली, एज इन क्रोमैटिन फॉर्म में हमारा डीएनए होता है। तो मान लो सिंगल स्ट्रैंड में डैमेज हुआ है, डबल स्ट्रैंड में डैमेज हुआ है, हम लेके चल रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंड में डैमेज हुआ है तो एटीआर आता है, डबल स्ट्रैंड में डैमेज होता है तो एटीएम आता है, ठीक है। ये एटीआर एटीएम हम किनको नाम दे रहे हैं, जो सेंस करते हैं उसको। जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड में डैमेज हुआ है तो पहले सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आया, जैसे आरपीए का कॉम्प्लेक्स आता है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहाँ पे RAD1, RAD9, RAD17, HS1, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आता है। इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, ATR ATR होता है, दैट इज ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन। ये आता है ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन, ये आके बाइंड कर देता है ATR से, ठीक है। तो सबसे पहले डैमेज को सेंस किसने करा, जो डैमेज है उसको सबसे पहले क्या किया, आरपीए आके बाइंड करा, उस डैमेज पे आरपीए बाइंड किया, पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन आता है। ये ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन किसको एक्टिवेट कर देता है, ATR को इंटरैक्ट कर देता है। ATR इंटरैक्ट हो जाएगा तो हमारा चेक 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, चेक पॉइंट 1। ऐसे अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, इसको रिकॉग्नाइज करते पूरे mRNA कॉम्प्लेक्स को, ATM एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे mRNA कॉम्प्लेक्स ये पूरा रिकॉग्नाइज होता है, एंड इस केस में डबल स्ट्रैंड में ATM एक्टिवेट होता है, एंड फिर ये चेक पॉइंट 2 को एक्टिवेट कर देता है। सो ATR एंड ATM एक्टिवेट होती, चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 एक्टिवेट हो जाता है। एंड जो मोस्ट कॉमन ये पाथवे फॉलो करते हैं, चेक पॉइंट 1 हो चाहे चेक पॉइंट 2 हो, मोस्ट कॉमन ये P53 पाथवे को फॉलो करते हैं। एंड चेक पॉइंट 2 एक और पाथवे होता है, ये फॉस्फोराइलेट कर देता है P50 को। मतलब मोस्ट कॉमन जो पाथवे दोनों फॉलो करते हैं P53 पाथवे। एक और पाथवे होता है वो भी हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं P53 पाथवे से हम कैसे जो है उसको सही कर सकते हैं, सेल साइकिल को हम रोक सकते हैं जो हमारी साइकिल गलत जा रही है। क्योंकि अब हमने डैमेज को सेंस कर लिया है, हमें पता चल गया है डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड में अगर ब्रेक आ गया, ATM और ATR एक्टिवेट हो गया, एंड इन्होंने हमें बता दिया है चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 अब आ गए हमारे। CHK1 एंड CHK2 जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। P53 पाथवे में क्या होता है, देखो अगर आप नॉर्मली देखो ना सेल में, P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और ये एक ट्यूमर सप्रेसिंग प्रोटीन भी होता है P53। तो अगर कोई डीएनए डैमेज नहीं है तो P53 MDM2 के साथ जुड़ा रहता है नॉर्मली, एंड MDM2 एक UB3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो P53 को कंटिन्यूसली यूबिक्विटिनाइज करता रहता है, कंटिन्यूसली डिग्रेड होता रहता है, टूटता रहता है कंटिन्यूसली P53। सो नॉर्मल कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में अगर आप नॉर्मली चेक करोगे तो P53 का लेवल कम होगा, क्योंकि अभी तक आपके डीएनए में कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो P53 का कोई रोल नहीं है। जैसे डीएनए डैमेज सेंस हो जाता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, चेक पॉइंट 2 आया, जैसे चेक पॉइंट 2 एक्टिवेट हुआ, ये क्या करता है P53 को फॉस्फोराइलेट कर देता है। P53 फॉस्फोराइलेट होते ही MDM2 से बाइंड नहीं कर सकता, एंड P53 अब स्टेबल हो गया है।
P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है किसके लिए, P2 के लिए, और जो सिप की जीन फैमिली होती है P21 के लिए होता है फैक्टर एंड सिपकिप जीन फैमिली। अब ये P21 को एक्टिवेट करेगा और हम देख चुके हैं ये CD के इनहिबिटर होते हैं सिपकिप फैमिली। P21 का एक्सप्रेशन लेवल जैसे ही बढ़ेगा और ये CD के और साइक्लिन के कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके सेल साइकिल रोक देगा। तो किसी भी फेज़ में जो है ये एक्टिवेट हो सकता है, कोई भी फेज़ में P53 उस फेज़ के सेल साइकिल को रोक सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। सो P53 सेल साइकिल को जो भी रोकता है वो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होता है। P53 एक हमने RB देखा था, वो भी ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन था। एंड जो ATR होता है जैसे CHK1 जो काइनेजेस होते हैं ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। CHK एंड CHK2 आर द काइनेजेस। अच्छा, मैं इनको चेक पॉइंट्स पढ़ रही थी क्या? Okay, so these are the kinases CHK1 and CHK2 update. Sorry for that. मे बी मैं मिस आउट कर गई। और इसमें क्या होता है, CHK1 जो काइनेज होता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं काइनेजेस। ये CDC45 को, ये जो है ये वाला जो लेवल है CDC45 फोस्फोराइलेट हो जाता है तो तब भी ये इनएक्टिव हो जाता है। आप खुद ही देखो CDC25 क्या करता है, सॉरी, फोस्फोराइलेट कर देता है। फोस्फोराइलेट जो होता है CDC45 ये क्या करता है, ये M फेज़ में पहुंचाता है ना सेल को। हमने देखा था अभी जो G2 फेज़ के लास्ट फेज़ में ये एक्टिव होता है, G2 के लास्ट में। तो जो ये काइनेजेस होते हैं ये इसको भी अगर इनएक्टिव कर दें, CDC25 अगर काम ना करें तो तब भी सेल साइकिल रुक जाएगी, वो G2 फेज़ के लास्ट में रह जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, है ना। तो इसी वजह से ऐसे भी हम कर सकते हैं। P53 वाला मोस्ट कॉमन पाथवे जो सेल कराती हैं किसी भी सेल साइकिल को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं DNA डैमेज चेक पॉइंट्स जो अवेलेबल होते हैं। एंड वो कौन सा पाथवे यूज़ कर रहे हैं, P53 वाला पाथवे यूज़ कर रहे हैं। एक पाथवे होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ठीक है, ये माइटोटिक चेक पॉइंट इसी को बोलते हैं, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट को। देखो पहले आपको चेक पॉइंट कैसे काम करते हैं, आपको पहले नॉर्मल कंडीशन देखनी पड़ती है ना कि भाई वो नॉर्मली कैसे प्रेजेंट है। अगर आप नॉर्मल देखोगी ना, अगर प्रॉपरली अटैच्ड है, नॉर्मली अगर आप देखो जैसे ये हमारे काइनेटोकोर होते हैं, प्रो से जब हम प्रोफेज से मेटाफेज में जाते हैं, जब वो इक्वेटर पे अलाइंड हो जाते हैं, सो क्रोमोसोम प्रॉपरली अलाइंड होते हैं एंड सारे काइनेटोकोर जो हैं, ये जो काइनेटोकोर होते हैं ये अटैच होने चाहिए स्पिंडल फाइबर से, ठीक है, नॉर्मली ये होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली अटैच्ड होते हैं ना तो एक MCC होता है वो इनएक्टिव होता है, जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का एक पार्ट है MCC, वो इनएक्टिव है क्योंकि अभी तो ये नॉर्मली अटैच्ड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर MCC एक्टिव होता है तो APC जो कि यूबिक्विटिन लाइगेज है वो भी एक्टिव होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, एंड वो CDC20 के साथ बाइंड करता है, सेक्योरिन को डिग्रेड करता है जिससे सैपरेज जो है इनको सेपरेट कर देता है ना, कोहेसन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक SCC1 जो होता है कोहेसन में, एंड देन मूव करता है, दूसरे क्रोमोसोम मूव करते हैं दूसरे डायरेक्शन में, सैपरेज फ्री होकर SCC1 को ब्रेक कर देगा। ये नॉर्मली होता है जब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई काइनेटोकोर अटैच नहीं है, अगर कोई भी काइनेटोकोर फ्री है, उस केस में हमारा ये चेक पॉइंट अब ये सावधान हो जाएगा कि भाई काइनेटोकोर फ्री है, अब अच्छे से डिवीजन नहीं हो पाएगी तो हमें सेल साइकिल को रोकना है। वो हम कैसे रोकेंगे, ये हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होने लगता है, जो काइनेटोकोर फ्री होती है प्रोड्यूस सिग्नल, BUB3, BUB1, BUBR1, औरोरा B, ये सब आने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले BUB3 आता है, फिर BUB1, फिर BUBR1, फिर औरोरा B, ये बाइंड करते हैं पहले आके, सिग्नल प्रोड्यूस करती है तो ये सारे प्रोटीन आगे बाइंड करेंगे। उसके बाद MAD1 आता है बाउंड फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में MAD1, वो भी आगे बाइंड करता है। फिर MAD2 आता है जो कि ओपन कन्फर्मेशन में आता है, MAD2 बाउंड करता है ओपन कन्फर्मेशन में एंड कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट हो जाता है क्लोज्ड कन्फर्मेशन में। सो MAD2 ओपन कन्फर्मेशन में आके बाउंड होता है एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोज्ड कन्फर्मेशन में। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इस तरीके से ये प्रोटीन आके अटैच हो रहे हैं क्योंकि वो फ्री काइनेटोकोर जो हो रही है वो सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है। अब जो हमारा मैड है वो क्लोज्ड कन्फर्मेशन जो होता है, अब इसका अगर क्लोज्ड कन्फर्मेशन हो गया मैड प्रोटीन का, ये CDC20 को बुलाएगा।
अब इसको ज़रूरत है CDC20 की, और CDC20 को APC की ज़रूरत पड़ती है जब नॉर्मल चल रहा होता है। अब CDC20 तो वहाँ चला गया, तो APC इनएक्टिव हो जाता है, ये डिग्रेड ही नहीं कर पाता सिक्योर इनको, तो हमारा कोएसिन अलग नहीं हो पाता, तो क्रोमोसोम भी अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें अलग करना ही नहीं है। तो ये चेक पॉइंट ऐसे काम करते हैं, ठीक है। एक और चेक पॉइंट देख लेते हैं, ये हम देखते हैं यीस्ट सेल में, मदर यीस्ट सेल में, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट इन मदर यीस्ट सेल। तो ये देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखो मदर यीस्ट सेल में देखो, ये पूरा हमारा ये बीच में ऐसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे होता है ये TEM1, एंड जो यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट है ये होते हैं हमारे पास, ये हमारा पूरा न्यूक्लियस हो गया, ये होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर होता है CDC14, एंड CDC14 ही माइटोसिस एग्जिट जो है वो अलाउ करता है। ये मेन होता है CDC14 जो यहाँ न्यूक्लियोलस में होता है। ये लिंकर प्रोटीन होता है यहाँ पे। ये GDP है, TEM1 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये TEM1 GDP है, यहाँ पे TEM2 GEF होता है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, चेक पॉइंट कब होता है, जब एनाफेज से टीलोफेज में जा रहा होता है। एनाफेज से कहाँ जा रहा होता है, टीलोफेज में। तो जब GDP होता है, एक TEM1 GDP, एक TEM1 GF होता है, और एक यहाँ पे होता है TEM1 GAP होता है, गैप, TEM1 गैप होता है, ठीक है। अब इस केस में देखो, अगर नॉर्मल डिवीजन होगी, नॉर्मल क्या होगा, जो TEM1 GEF होता है ना, यहाँ पे TEM1 GEF जैसे ये ऐसे डिवाइड होगा ना, ऊपर जाएगा, ये ऐसे डिवीजन शो करेगा। तो जैसे ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे जो ऊपर TEM1 का GF होता है, ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, ये TEM1 का जो यहाँ GDP होता है ना, ये जैसे ऊपर जाएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, GTP में। तो TEM1 हमारा एक्टिव हो जाता है। अब जो एक्टिवेटेड TEM1 है वो CD14 को भी एक्टिवेट कर देगा। CDC14 एक्टिवेट होते ही माइटोसिस हो जाती है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे, तो ये गैप से अटैच रहता है, गैप इसको GDP में कन्वर्ट करके रखता है। लेकिन फर्स्ट बाउंड विद GDP इनएक्टिव, अगर मान लो लेट माइटोटिक अरेस्ट हो गया, ये क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, ये ऐसे मूव करने लगता है। लेट माइटोटिक अरेस्ट जब हो जाता है ऐसे मूव करेगा, और अगर ऐसे मूव करेगा तो ये GF तो यहाँ होता है ना, GF जो GTP में कन्वर्ट करता है, ये कभी एक्टिव ही नहीं हो पाएगा इसमें C14। तो CDC14 जो है एक्टिवेटेड होता है बाय TEM1 प्रोटीन, जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट जो है वो GTP के बाउंड फॉर्म होती है, जो इनएक्टिव होती है GDP बाउंड फॉर्म होती है TEM1 की, GDP बाउंड फॉर्म, एंड एक होती है TEM1 की जो GTP होती है एक्टिव फॉर्म। तो यही है आफ्टर प्रॉपर सेग्रीगेशन। फिर जब प्रॉपरली सेग्रीगेट हो जाता है TEM1 का GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगा, TEM1 गैप जो उसको GTP को हाइड्रोलाइज कर देता है। चेक पॉइंट एक्टिव होता है अगर सेग्रीगेशन इफ सेग्रीगेशन एक्टिवेटेड अगर प्रॉपर नहीं है तो ये चेक पॉइंट CDC14 को इनहिबिट कर देता है बस, और नॉर्मल केस में जैसे होता है, और ये CDC14 जो कि माइटोसिस को अलाउ करता है। तो ये सारे हमने चेक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से फेज़ में कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं।